सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हेडलाइन दीजिए। अयो कुछ तो गड़बड़ है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो समझो, पहले दिन जब मैंने मैट्रिक्स शुरू किया था उसी दिन मैंने बताया था कि बहुत सारे इक्वेशंस को मिला के मैट्रिक्स बनाते हैं। इक्वेशंस का ही एक कंपोनेंट मैट्रिक्स है। तो अभी इक्वेशंस लिखते, 3 लीनियर इक्वेशंस लिख लेते। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। क्या ये प्लेन का इक्वेशन है? अगर x y में लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन है, और x y z में लीनियर इक्वेशन है तो क्या है वो? प्लेन है। दूसरा इक्वेशन a2x बोलो b2y c2z इज इक्वल टू d2। तीसरा इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। समझना ध्यान से, सभी टॉपिक, सभी पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ये छोटा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसानी से बता दूंगा, फंडा बना रखा हूं मैंने। इसी सिस्टम को, ये सिस्टम है जिसमें 3 इक्वेशंस, एक से ज्यादा कंपोनेंट वाली चीज को सिस्टम बोलते हैं, मालूम ना? जिसमें एक से ज्यादा चीजें हो उसको सिस्टम बोलते हैं। तो इस सिस्टम को दूसरे तरीके से मैट्रिक्स मेथड से भी लिख सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स मेथड। यही सिस्टम को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कैसा होगा? पहले इसके सभी कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेंगे। कोफिशिएंट क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और इसके वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लेंगे, क्या लिख देंगे? x y z। इसके कांस्टेंट को कलेक्ट कर लेंगे, क्या लिख देंगे? d1 d2 d3। अब जरा समझना, उस दिन नहीं समझाया था, आज समझाता हूं। इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 1 1 एलिमेंट। क्या d1 है? क्या यही इक्वेशन आएगा? इसका सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे? a2x b2y c2z, क्या ये d2 के इक्वल आएगा? यही इक्वेशन है, ध्यान से देखना। a3x b3y c3z इक्वल टू d3, यही इक्वेशन है। मतलब ये बात और ये बात सेम ही है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। समझ गए बात? अब जरा देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इस पूरे का नाम a बोल दो, क्या बोल दो? a। इनटू इसका नाम x बोल दो, क्या बोल दो? x। और इसका नाम बोल दो k, कांस्टेंट। ठीक है, ये ax इंटू a इंटू x इक्वल टू क्या? a इंटू x इक्वल टू क्या? a इंटू x इक्वल टू क्या? k, बराबर। ओके, ax इक्वल टू k हो गया। ओके, अब आपको x चाहिए, x चाहिए। एक काम करो, बोथ साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन है मैट्रिक्स का इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग a इनवर्स इन बोथ साइड, a इनवर्स इनटू a इनटू k, सॉरी x इज इक्वल टू व्हाट? k इनटू a इनवर्स नहीं भाई साहब, अगर लेफ्ट में a इनवर्स मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी लेफ्ट में ही a इनवर्स मल्टीप्लाई होगा। समझ गए? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a b b a अलग अलग है, ये बात तो मालूम होगा। तो a इनवर्स इनटू a क्या यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, और यूनिट मैट्रिक्स इनटू x क्या x हो जाएगा। तो क्या रहा ये x इक्वल टू कितना? a इनवर्स का फॉर्मूला बोलना है, एडजॉइंट ऑफ a। क्या होता है ये? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू, ऐसा। क्या ये x निकालने का फॉर्मूला आ गया? फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ a इनटू k डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ध्यान से देखना, a 0 अगर हो जाए तो x डिफाइन होगा, तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होता तो मैट्रिक्स को सिंगुलर बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ गए? दोनों केस में बताएंगे, a 0 होगा तो क्या होगा, a नॉन 0 होगा तो क्या होगा। पहले तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्व, कि करते कैसे हैं सॉल्व। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करते हैं, मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसे सॉल्व करके आपको x y z की वैल्यू बतानी। क्या ये 3 प्लेन है? 3 प्लेन है, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन। किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ध्यान से देखो। प्लेन में इंटरसेक्ट कैसे करता है? वो छत की तरफ देखो, वहां एक कोना, एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। एक ऐसी प्लेन है, एक ऐसी प्लेन है, और एक छत है।
दो बीम आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, उसके साथ साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है। तो वो पॉइंट निकालना, ये तीन प्लेन से वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है तीनों का, यानी कॉमन पॉइंट क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो। क्या लिखोगे, 1 1 1 1 2 -1 1 3 4 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 3 1 5। अब क्या करोगे, एक्स वाई जेड निकालने के लिए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू के डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप जानते हैं इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे एक्स, इसका नाम रख देंगे के। तो आप फॉर्मूला तो जानते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होने वाला, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू के डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। चलिए एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ट्रांसपोज इनटू के डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मन ही मन निकाल लोगे क्या, निकाल के बताओ खुद से। कोई लोचाच नहीं है, देख रहा 1 2 4 8, अब 1 1 -1 8 -1 7, और उसके बाद 1 3 4 3 7 3 10, अब माइनस 1 2 1 1 2 2 और 3 -1 1 -3 2 -3 कितना होता, -1, अब -1 + 4 -1 + 4 +3, और 7 में से +3 सॉरी 10 में से +3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 7। तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या रही इसकी 7। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना रख देंगे, इसके वैल्यू 7। चलो कोफैक्टर लिखो, 1 का कोफैक्टर बताओ, 4 2 जा 8 + 3 11। इस 1 का कोफैक्टर बताओ, 4 + 1 5। साइन बदल के ना, पहले उसका लिख लेते हैं जिसका साइन नहीं बदलना है, डायगोनल एलिमेंट का साइन नहीं बदलते। तो चलो इस 2 का बताओ पहले, इसको ढक दो, क्या लिखोगे 4 - 1 3। चलो इस 4 का बताओ पहले, 2 - 1 1। इस 1 का बताओ पहले, 3 - 2 1। ये 1 का बताओ पहले कितना, -3, साइन नहीं बदलना है। चलो इस 1 का बताओ पहले, 4 + 1, ये 4 + 1 5 ना, साइन बदल के -5। चलो ये वाला एलिमेंट का बताओ, 4 - 3 1 का साइन बदल के -1। ये वाला एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट का बताओ, 3 - 1 2 और 2 का साइन बदल के -2। और इस 3 वाले एलिमेंट का बताओ, -1 -2 और -2 का साइन बदल के +2। यही करना है, एडजॉइंट लिख चुके हम, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद होगा एडजॉइंट इनटू के। तो एक्स, क्या यहाँ तक बात समझ आई सबको, किसी को कोई तकलीफ हुआ इसमें, ये तो पहले भी कर चुके हैं, इनवर्स ही तो निकाला है, कुछ नया थोड़ी निकाल लिया। 11 - 5 + 1 -1 3 - 2 -3 2 1 इनटू के बोलो 3 1 5 डिवाइड बाय बोलो 7। ये करना है, मल्टीप्लाई करना है। x इक्वल टू देखो 11 3 -1 1 -3 1। देखो ये एलिमेंट क्या है, ये मैट्रिक्स है 3 का, और ये मैट्रिक्स है 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम है। तो ये 3 इक्वल हुआ, तो नया प्रोडक्ट किस ऑर्डर का बनेगा, 3/1, यानी इसी शेप का बनेगा, इसी शेप का बनने वाला है। वो शेप का मैट्रिक्स लिखो, 11 3 जा 33 -1 -15 33 - 16 17 क्या लिख देंगे +17। चलो इसको इसके साथ करो, -15 +3 +10 10 3 13 -15 -2। और उसके बाद देखो 3 1 जा 3 -2 3 -2 1 और 1 + 5 6। इंटू क्या चल रहा है नीचे, 1/7 चल रहा है क्या। चलो x का वैल्यू कितना आया
17/7, 7 7 काट दें, नहीं नहीं ऐसे कैसे, -2/7, 6/7, ये मिल गया x की वैल्यू। और x क्या था जी, x y z था, तो इसलिए x y z का ट्रिपलेट्स क्या रहा, 17/7, -2/7, -6/7। समझ गए बात? तीन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक्स सीखते हैं। एक और छोटा क्वेश्चन ले लोगे? हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पर इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया तो। सॉल्व 2x plus y plus z is equal to 1, x plus z is equal to 2, y plus x plus z is equal to 3। बताओ इसे मैट्रिक्स मेथड पे कन्वर्ट करते पहले तो क्या लिखेंगे, 2 1 1 1, y कोएफिशिएंट 0 है ना, 1 0 1 1 1 1 1 1 into x y z इक्वल टू 1 2 3। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कर दें। x इक्वल टू क्या होने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इसका डायरेक्ट एडजॉइंट लिखें, पहले इसका ट्रांसपोज बना देते हैं। ट्रांसपोज बोलो, 2 का कॉफैक्टर बोलो, 0 -1 -1 ये इसका बोलो, 2 -1 +1 इसका बोलो, -1 इसका बोलो, 1 इसका बोलो, -1 नहीं गड़बड़ हुआ इसका, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 1। अब इसका बोलो, ये वाला का बोलोगे तो लिखोगे 1 -1 0, साइन बदल के भी 0 ही रहेगा। ओयो, ये वाले का बोलो 1 -1 +1, साइन बदल के -1। अगला का बोलो, ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, किसका लिख रहे हैं अपन, इसका ना, अच्छा 1 - 0 आएगा, सही बात। ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आने वाला है, -1, इसका -2 -1 ऐसा। पहले इसकी हाँ ये ट्रांसपोज इनटू x, x नहीं ये 1 2 3 1 2 3 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू। इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, क्या मिलेगा, 0 1 1 1 1 1 1 2 मिला, 0 1 1 2 1 1 1 -3 हो गया ना, 2 -3 कितना, -1। क्या कर देंगे इसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू कितनी आई है, -1, बस इसे मल्टीप्लाई ही तो करना है ट्रांसपोज करके। चलो x की वैल्यू बोलो, ट्रांसपोज करके बोलो, ये कितना हो जाएगा। क्या ये मैट्रिक्स कोइंसिडेंटली सिमेट्रिक है, इसलिए ट्रांसपोज करने की जरूरत तो हो ही चुका है। फिर ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सिमेट्रिक ही होता है, मतलब सेम ही होता है। मल्टीप्लाई करो x के बदले डायरेक्ट, -1 0 और 3 कितना मिलेगा, 2 बाय -1 -2, ये -1 नीचे भी है ना। चलो इसके साथ करो, 0 2 -3 -1 -1 बाय -1 1 1 -2 -3 -5 + 1 -4 -4 का +4, ये मिल गया x y z की वैल्यू। तो x y z कितने हो गए जी, -2 1 4। एक पल के लिए चेक कर ले सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। चलो -2 2 जा -4 अब +1 अब -4 +4 खत्म। ये क्या बनेगा, 1 = 1 होता है ना, सेटिस्फाई किया ना इसको। एक इसको भी देख लो, x + z = 2 होता है क्या, -2 + 4 = 2 होता है, उसको भी सेटिस्फाई किया। और तीनों का सम = 3 आता है, होता है, तीनों को सेटिस्फाई किया, मतलब तरीका सही काम कर रहा है। ठीक है, तब इसे सीखा जा सकता है। ये तीनों इक्वेशंस प्लेन के हैं, 3 प्लेन से
या तो एक कॉमन पॉइंट आ सकता है जिसका एग्जाम्पल वहां बना हुआ है, देख लो थोड़ा समझ लो। उस कोने में 3 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक क्या वर्टिकल बीम जिसका डायरेक्शन क्या साउथ टू नॉर्थ है, और दूसरा वर्टिकल बीम जिसका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, और तीसरा हॉरिजॉन्टल रूफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सीलिंग बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक। तो 3 इक्वेशंस यानी 3 प्लेन से या तो एक इक्वेशन एक कॉमन पॉइंट बनेंगे, या फिर 0 कॉमन पॉइंट बनेंगे, या तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट बनेंगे। अब इनफाइनाइट कैसे बनेंगे मैं बताता हूं। ये एक प्लेन है ना, और ये दूसरा प्लेन है। पहला प्लेन देखो दीदी, मुंह से हाथ निकाल के देखो, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में ये स्पाइरल लगा है, ठीक है। अब ये तीसरा प्लेन है, तीनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये स्पाइरल है ना। अब इस स्पाइरल पर कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो ऐसा हो सकता है कि 3 प्लेन एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हूं, बुक में तो ऐसा ही होता है। इसमें तो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं जो एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। तो अगर 3 प्लेन एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हूं, तो उस केस में सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट में नहीं। उस केस में सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट में नहीं। और अगर प्लेन कुछ उस प्रकार से डायग्राम फिगर कर रहा हूं, तो प्लेन का कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एक कॉमन पॉइंट होंगे। तो अगर एक कॉमन पॉइंट हुआ तो इस तरीके से निकाल लेंगे, एक कॉमन पॉइंट हुआ तो इस तरीके से निकाल लेंगे। इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट हुआ तो निकालने का कोई तरीका नहीं है, नहीं निकालते। अगर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट हुआ तो फिर कॉमन पॉइंट निकालने जाओगे तो ये लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और ये कॉमन लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको 3D चैप्टर में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, 3D चैप्टर में, ठीक है। यानी कॉमन लाइन का इक्वेशन कैसे निकालना है ये 3D चैप्टर में पढ़ते हैं, मैट्रिक्स में नहीं पढ़ना है। मैट्रिक्स में ये पढ़ना है ना कि अगर इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन हुए तो हम निकालेंगे ही नहीं। एक सॉल्यूशन हुआ तो निकालूंगा, अगर एक से ज्यादा हुआ तो नहीं निकालूंगा, और अगर 0 सॉल्यूशन हुआ तो क्या ही निकालना, बात ही खत्म। नो सॉल्यूशन हुआ तो निकाला ही नहीं है, फिर है ही नहीं सॉल्यूशन तो क्यों ही निकालेंगे। नो सॉल्यूशन के केस में डायग्राम कैसा फिगर होगा बता देते हैं। ये एक प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लेन दिख तो रहा है सबको। इस प्लेन के साथ मैंने दूसरा प्लेन लाई, दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। चलो कार्डबोर्ड दो दीदी, लाए हो तो। अब इसके साथ मैंने तीसरा बता लिया, बताओ कोई कॉमन पॉइंट है, कुछ भी कॉमन पॉइंट है, नहीं है, पक्का दिख रहा है कहीं कॉमन पॉइंट। ये कॉपी को कितना भी लंबा करोगे, ये बुक, ये क्या जो भी कार्डबोर्ड, इसको कितना भी लंबा करोगे तब भी कॉमन पॉइंट नहीं दिखाई देगा। तो अगर इस प्रकार से कभी बन जाए तो कॉमन पॉइंट बनेगा, नो कॉमन पॉइंट। और अगर नो कॉमन पॉइंट है तो निकालने की जरूरत है। तो मतलब निकालने की तरकीब सिर्फ एक ही केस में सीखना है, और वो है कि अगर 1 कॉमन पॉइंट हुआ, 1 कॉमन पॉइंट का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या नाम है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो निकालूंगा, 0 सॉल्यूशन हुआ नहीं निकालूंगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ नहीं निकालूंगा। सॉल्यूशन के 3 ही गति हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन निकालने का तरीका आप देख चुके हैं। 0 सॉल्यूशन नहीं निकालना है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं निकालना है। समझ गए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपके हाथ में है, कॉपी किताब बुक, वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है सो मेनी प्लेन्स का। ये लीजिए, ये आपकी लीजिए। अब उसके मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, ये तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच था। मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना जो बताऊंगा, हालांकि याद तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहने वाला है, क्योंकि बताऊंगा ही कुछ ऐसा। देखो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि ये वाली चीज 0 ना हो। ये वाली चीज 0 हो जाएगी तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
ये वाली चीज जीरो नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये बहुत बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। तो नोट लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट। नोट बहुत होते हैं, मैं 3 में काम कर दूंगा। इंपॉर्टेंट नोट। N1, if mod of A is not equal to 0, system has unique solution. System has unique solution. और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप निकालोगे? निकाला जा सकता है बाय मैट्रिक्स मेथड, हम ऑब्टेन कर सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। N2, अगर मॉड ऑफ ए ही 0 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है जी। तब यहां कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। नीचे वाली चीज 0 हुए और ऊपर वाली चीज नॉन जीरो हुए तो नॉन जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज नॉन जीरो हो जाए और नीचे वाली चीज जीरो हो जाए तो नॉन जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड, तो उस केस में आएगा नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो लिख देना यूनिक सॉल्यूशन, आगे लिख देता हूं नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की 3 ही गति होते हैं। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है कि नीचे वाला जीरो हो, ऊपर वाला जीरो ना हो। नीचे वाला का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड ऊपर वाले का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू के इज नॉन जीरो। ऊपर वाला नॉन जीरो, नीचे वाला जीरो, सीधा समझो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। एक जीरो एक नॉन जीरो है, क्या होगा? नो सॉल्यूशन। दोनों अलग अलग है, नो सॉल्यूशन। तीसरा जो बोलूंगा समझ जाना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तब होता है जब ऊपर वाला भी 0 हो जाए और नीचे वाला भी 0 हो जाए, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक हो गया, हम दोनों एक हुए, हमारे अनेक हुए। याद रहेगा? क्या फंडा है? हम दोनों एक हो गए, 0-0 हो गए, हमारे अनेक हुए। याद रखने के बाद इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन लगेगा? अरे मतलब ऊपर वाला भी 0, नीचे वाला भी 0, नीचे वाला भी 0 एंड ऊपर वाला भी 0। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू के इज इक्वल टू 0। दोनों, इसको अभी समझाया, अभी समझा आपको। ये बात तो बहुत आसानी से समझ जाती है भाई। दोनों अलग अलग है, कुछ नहीं हुआ, नो सॉल्यूशन। समझ तो गए? बस यही कंडीशन याद रखना। आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन यही 3 वर्ड से पूछेंगे। सिस्टम हैज यूनिक, अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्या करोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 करोगे। अगर पूछा जाए कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इनटू के इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड सिंस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू के इज इक्वल टू 0। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? चलो अब मैट्रिक्स की शीट होगी ना आपके पास में, मॉड्यूल होगा ना, मॉड्यूल। अभी तक मॉड्यूल नहीं मिला है, बहुत बढ़िया है। मॉड्यूल मिल गया क्या आपको? शीट है, शीट दो। डीपीपी तो होगी, पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज अलजेब्रा है, दो। चलो एक क्वेश्चन मन से दे देता हूं। क्वेश्चन देखना, इफ
2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 4, अयो प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन। Find lambda if system has, पहला क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन नो सॉल्यूशन, तीसरा क्वेश्चन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों की अलग अलग केस में लैम्डा बताना है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसमें तो ए लिख दो, a इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ए लिखने का तो तरीका आपको मालूम है, 2 1 1 1 माइनस 1 3 1 1 लैम्डा, ठीक है, इंटू एक्स। उसकी जरूरत है भी नहीं, यही हमारा ए रह गया, तो हमको ए ही बताएगा। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। देख लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू निकालो इसका, क्या लिखोगे? 2 माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 प्लस 3, 1 1 1 प्लस 1, यही लिखोगे। अब माइनस माइनस 1, और उसके बाद क्या लिखोगे? प्लस 6, और उसके बाद क्या लिखोगे? प्लस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 0। चलो कैलकुलेट करो, माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, और ये मिल जाएगा 6 माइनस 1 5, तो मतलब माइनस 5 माइनस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। चलो माइनस 3 लैम्डा, अब 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, अब माइनस 1 राइट में गया तो प्लस 1, नॉट इक्वल टू, सो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/3। लैम्डा माइनस 1/3 नहीं है तो उस केस में सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एडजॉइंट ऑफ है, आप देखो नो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या ये भी चीज निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के 0 है कि नहीं है, तो चलो वो दूसरे कंडीशन के लिए वो निकाल। पहला क्वेश्चन बन चुका है यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन के लिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या सीन है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के नॉट इक्वल टू 0, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखो। एडजॉइंट लिखने के लिए इसका ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा किसी का, और 2 का एडजॉइंट क्या मिलेगा? किसी का ट्रांसपोज माइनस लैम्डा माइनस 3, माइनस लैम्डा माइनस 3, ओके। अब 1 का क्या लिखेंगे? अरे नहीं, ये -1 का लिखना है ना, ये -1 का लिखने, इसको ढक देते हैं। 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1, इसका क्या लिखोगे? लैम्डा वाले का -2 -1 -3, ओके। ये 1 वाले का क्या लिखोगे? लैम्डा -3, लैम्डा -3 का 3 माइनस लैम्डा, माइनस साइन बदल के ना, ये बाद में लिखेंगे, पहले ये कर लो। 1 का क्या लिखोगे? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, और ये 1 का 3 प्लस 1 4। अब इसका साइन बदलने वाला सीन है, तो 1 का लिखो। लैम्डा -3 का उल्टा 3 माइनस लैम्डा, इसका लिखो। 3 वाले का -2 और -1 -3 का +3, इसका लिखो। ये -1 आता है, क्या बात कर रहे हो? बात तो ठीक ही कर रहे हो।
हाँ बात भी बिल्कुल बिल्कुल। 2 - 1 1 का उल्टा 9 - 1। अब इसका लिखो 1 का लिखो, लैम्डा -1 का उल्टा 1 माइनस लैम्डा। इसका लिखो क्या लिखो 6 - 1 5 का उल्टा -1 इंटू के करना है। अभी के ही लिखते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0। अभी तो ट्रांसपोज बचा हुआ है ना, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करो। क्या लिखोगे माइनस लैम्डा -3 3 माइनस लैम्डा 2 1 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा -1 -1 4 -5 -3 टाइम्स ऑफ के क्या है 2 1 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो पहला एलिमेंट क्या मिल जाएगा -2 लैम्डा -6 -2 लैम्डा -6 प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, मिल जाएगा, बताओ। -3 लैम्डा हो गया क्या, -3 लैम्डा इज इक्वल टू -2। देखो -6 प्लस 4 -2 राइट जाएगा +2 -3 लैम्डा इज इक्वल टू +2। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -2/3। इससे एक कंडीशन आ गया, दूसरा तीसरा भी लिख दो कि लैम्डा क्या क्या इक्वल नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन आएंगे। इस एनालिसिस से एक चीज क्लियर हुआ कि लैम्डा की वैल्यू अगर -1/3 है तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज चांस ही नहीं है। तो लैम्डा की वैल्यू -1/3 डाल ही देते हैं ना उधर। लैम्डा की वैल्यू -1/3 डाल करके एक सेट कर लेते, एक ही वैल्यू मिल जाएगी और फिर पता कर लेंगे कि अरे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के 0 हो रहा होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं हो रहा होगा नो सॉल्यूशन। समझ गए बात? चलो -1/3 पुट करते, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 कितना आ जाएगा ये -8/3 कितना 9/3 2 - 1/3। अच्छा 2 रहेगा सेकेंड वाला 10/3 और ये 2 को ना 6/3 लिखो ताकि हम 3 कॉमन ले लेंगे बाद में। 4/3 कौन? अच्छा ये 2 लैम्डा -3 तो 2 लैम्डा का मतलब -2/3 -1 -2/3 -1 -5/3 -1 4 - 5 -3 ये हो गया ए का वैल्यू। अच्छा इसको क्या लिखोगे -3/3, इसको क्या लिखोगे 12/3, इसको क्या लिखोगे -15/3, इसको क्या लिखोगे -9/3 इंटू के का वैल्यू क्या है 2 1 1। ओके सबसे 3 गायब कर दें 3 3 3 3 3 3 3 3 3 क्या कर दें 1/3 बाहर कर लें, ऐसा कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करो -8 2 जा अब +10 -6 अब +6 0 हो रहा है, प्रोडक्ट करके क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। 4 2 जा -5 -3 0 हो रहा है। तीसरा देखो 24 -15 है 0 हो रहा है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के 0 हो रहा है ना। तो क्या हुआ ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। कब? जब लैम्डा का वैल्यू -1/3 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
और लेमडा का वैल्यू -1/3 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कोई केस है ही नहीं, समझ गया? मतलब लेमडा एग्जिस्ट नहीं करेगा नो सॉल्यूशन के लिए। क्या लिखेंगे? लेमडा एग्जिस्ट नहीं करेगा नो सॉल्यूशन के लिए। ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया, एक बार और समझा दूं? एक बार और समझा देता हूं। कितने लोग समझ गए जी? अब भी पूछ लूंगा मैं धड़ से। चलो देख, नहीं बहुत लोगों को नहीं समझा है, मुझे मालूम है ना। लंबा चलता है तो बच्चा लोग ध्यान छोड़ देता है। बच्चा लोग सोचता है सर बना लो पहले उसके बाद हम देख लेंगे। पहले आप निपट लो अच्छे से। क्वेश्चन कहाँ था जी? यहां से। ये सिस्टम है जिसमें लेमडा पैरामीटर, पैरामीटर मतलब अननोन क्वांटिटी। भाई साहब इधर देखो, बाथरूम में क्या रखा है? वो उधर देख रहा है। 2x + y + z = 2। ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन। पूछा है लेमडा, लेमडा का वैल्यू पता लगाओ अगर सिस्टम के अलग अलग केस में। इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो तो लेमडा क्या है, और नो सॉल्यूशन हो तो लेमडा क्या है, और इनफिनिट सॉल्यूशन हो तो लेमडा क्या है। दो बात तो क्लियर है कि ये दोनों केस के लिए लेमडा की वैल्यू वो रखो जिस पर डिटरमिनेंट 0 हो जाए, और इस केस के लिए लेमडा की वैल्यू वो रखो जिस पर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। तो पहले मैंने डिटरमिनेंट वैल्यू को 0 किया और उससे लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? -1/3। तो अगर लेमडा -1/3 हुआ तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट? 0। तो यहां संभावना बनती है दो केस की। डिटरमिनेंट 0 होगा तभी तो ये दो केस बनते हैं, या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफिनिट सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि ऊपर वाली चीज 0 ना हो, और इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि ऊपर वाली चीज 0 हो जाए। तो अगर -1/3 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उस केस में दो केस बनेंगे। तो वो कौन बताएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के बताएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के 0 हुआ तो इनफिनिट, और नॉन 0 हुआ नो सॉल्यूशन, मामला खत्म। पर अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 ना हो, यानी एक्स लेमडा की वैल्यू -1/3 के अलावा किसी भी नंबर के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो रहा है, मतलब -1/3 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले लेंगे लेमडा की वैल्यू, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। समझ पाए? तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है? सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है कि लेमडा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/3। लेमडा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसके लिए लिख देंगे लेमडा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/3। इसका आंसर आ गया। अब देखना है कि जब लेमडा की वैल्यू -1/3 हो जाए, डिटरमिनेंट 0 हो जाए, उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के क्या होता है? इसमें लेमडा डाल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के क्या हो जाए? 0 हो गया। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के 0 हो जाए तो उस केस में क्या होता है? इनफिनिट सॉल्यूशन। तो अगर लेमडा की वैल्यू इनफिनिट सॉल्यूशन है तो इनफिनिट सॉल्यूशन में लेमडा की वैल्यू क्या आया? -1/3। -1/3 आया। तो -1/3 रखने पर सिस्टम का इनफिनिट सॉल्यूशन हो रहा है। नो सॉल्यूशन किसी भी केस में कोई नहीं रहा। जब लेमडा की वैल्यू -1/3 नहीं रख रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, रख रहे हैं इनफिनिट सॉल्यूशन आ रहा है, नो सॉल्यूशन कभी आ रहा है नहीं, तो लेमडा इक्वल टू क्या लिख देंगे? 5। तीनों का आंसर तैयार है। समझ पाए आप? वो सही है, पर वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सीखना पड़ेगा। उससे भी फर्क ना पड़ेगा। नहीं, पर इस केस में नहीं पड़ता। इस केस में नहीं पड़ेगा फर्क। इससे आसान हो तो होमोजेनियस सिस्टम, वो बहुत इजी है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ऐसे प्लेन जो ओरिजिन से पास करें। होमोजेनियस कैसे बनेगा? जैसे यहाँ B63 लिखा है ना, तो ये 0 0 0 कर दो, मतलब जो ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा? 0, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ए भाई साहब समझ लो, बाद में लिखना। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू कितना? 0। देखो 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या ये प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है? a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। क्या ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है?
तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो ये सिस्टम कहलाएगा होमोजेनियस सिस्टम। क्यों कहलाएगा होमोजेनियस सिस्टम? क्योंकि तीनों ही प्लेन क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो तीनों ही प्लेन का कॉमन पॉइंट ओरिजिन है। तो जो आप यूनिक सॉल्यूशन निकालते थे वो निकालने की जरूरत अब क्या है? वो तीनों ही प्लेन का कॉमन पॉइंट तो पहले से मिला हुआ है, एंड दैट इज व्हाट? ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन ठीक है। ओरिजिन का एक दूसरा नाम है, ओरिजिन का दूसरा नाम है 0, 0, 0। ये नहीं है भाई। अगर कभी जैसे आप पॉइंट निकालते हैं 1, 2, 3, इसे सॉल्यूशन बोलते हैं, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम बोलते हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0, 0 है तो इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है? 0, 0, 0 आने वाला है। तो अगर कभी ओरिजिन आता है एज सॉल्यूशन तो उसको एक दूसरा नाम है, उसका नाम है ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या नाम है? क्या नाम है? ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन का ही दूसरा नाम क्या है? ट्राइवल सॉल्यूशन। तो अगर कभी ट्राइवल सॉल्यूशन बोले तो समझ जाना 0, 0, 0 की बात कर रहा है। समझ गए? ओरिजिन का दूसरा नाम ट्राइवल सॉल्यूशन। तो ये जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है इसका ओरिजिन से तो पास करवे करेगा, मतलब ट्राइवल सॉल्यूशन तो हाइट है। ठीक। नॉन जीरो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नॉन ट्राइवल कहलाते हैं, और जीरो सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्राइवल कहलाते हैं। अगर x, y, z तीनों 0, 0, 0 है तो ये ट्राइवल है, और अगर तीनों में एक साथ 0 नहीं है, जैसे 0, 0, 1 तो ये नॉन ट्राइवल है, क्योंकि तीनों 0, 1, 0, 0 नॉन ट्राइवल है, 0, 0, 8 नॉन ट्राइवल है, 1, 0, 7 नॉन ट्राइवल है। मतलब ओरिजिन के अलावा कोई भी दूसरा है तो वो क्या है? नॉन ट्राइवल है, और ओरिजिन है तो ट्राइवल है। समझ गए बात? तो इस सिस्टम का ट्राइवल सॉल्यूशन तो है ही है ना? ट्राइवल सॉल्यूशन तो है ही है। तो मतलब इसमें सॉल्यूशन 3 ही प्रकार के होते हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा? असंभव है, क्योंकि ओरिजिन तो है एक सॉल्यूशन, तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो है ही है। तो होमोजेनियस सिस्टम में 2 ही प्रकार के सॉल्यूशन केस बनते हैं, या तो ट्राइवल सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब नॉन ट्राइवल है, क्योंकि ओरिजिन के अलावा भी कुछ और सॉल्यूशन है। तो ट्राइवल सॉल्यूशन बोला जाएगा इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोला जाएगा इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ गए? बात चलो, यहां से जो x बनाओगे इसको लिखोगे क्या? a1 a2 b1 b2 c1 into इक्वल टू x इक्वल टू क्या होता है जी? और ये बात पहले से मालूम है, ऊपर वाला 0 ही है, क्योंकि k 0 है तो ऊपर वाला 0 ही है। अगर नीचे वाला 0 नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन दैट इज ट्राइवल। समझ गए? और अगर वह नीचे वाला 0 हुआ तो हम दोनों एक हुए, हमारे अनेक हुए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दैट इज नॉन ट्राइवल। समझ गए बात? क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन होने वाला केस है ही नहीं। तो नोट देख लीजिए, और नोट क्या है? पहला नोट n1, दूसरा नोट n2। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नो सॉल्यूशन वाला केस ही नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन, जो आप यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन क्या होने वाला है? 0, 0, 0। इसका नाम क्या है? ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या नाम है इसका? ट्राइवल सॉल्यूशन। इसे लिख करके थोड़ा हाईलाइट कर देना। कंडीशन क्या लेंगे इसके? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, if determinant of a is not equal to, then if determinant of a is not equal to 0, then system has ट्राइवल सॉल्यूशन। सिस्टम हैज ट्राइवल। ए भाई जागो ग्राहक, मस्त आराम से सो रहे हो। ट्राइवल सॉल्यूशन कब बनेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अननोन। ट्राइवल सॉल्यूशन कब बनेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तब बनेगा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या बनेगा? मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन
और उसको बोलेंगे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? जीरो। ऊपर वाला जीरो है, ऊपर वाला तो जीरो ही है, ऊपर वाला तो श्योर सर्टेन जीरो है। नीचे वाला भी जीरो हो जाएगा तो हम दोनों एक हुए, हमारे नहीं हुए, और नीचे वाला अलग अलग रहेंगे, ये दोनों अलग अलग रहेंगे, तभी एक सॉल्यूशन बनेगा, तभी एक सॉल्यूशन बनेगा। और वो सॉल्यूशन क्या है? ट्राइवल। समझ गए? ट्राइवल सॉल्यूशन क्या? ये दोनों अलग अलग होंगे तब भी एक सॉल्यूशन होगा। बच्चा थोड़े न हो रहा है बे, यहाँ ह्यूमन रिलेशन देख रहे हो, वो दूसरे का है कुछ, ये गलत बात है यार। छोड़ो 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 आयुष को। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट है ए भाई, दादा इधर देखो वरना अगला पंच लाइन मारूंगा आयुष शर्मसार हो जाएगा। याद रहेगा ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। समझ लेना नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है। जीरो सॉल्यूशन को ट्राइवल बोलते हैं और नॉन जीरो को नॉन ट्राइवल बोलते हैं। अगर ये ऑरिजिन है तो यहाँ लिख N3 लिख देता हूँ। ऑरिजिन मतलब जीरो 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 ट्राइवल, ठीक है। और नॉन ऑरिजिन मतलब जीरो जीरो लेमडा, ठीक है। इससे बढ़िया ही है जीरो जीरो नॉन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ठीक है। जीरो नॉन जीरो जीरो, 6 तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, बहुत सारे तरीके से नहीं बहुत लिख सकते हैं, वो बहुत हो सकता है, बहुत हो सकता है। कितनी इसको 2 तरीके से, इसको 2 तरीके से, 8 तरीके से लिख सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो ये नॉन जीरो है, इसको बोलेंगे नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल, समझ गए। एक नोट 4 नो सॉल्यूशन। होबे नहीं करेगा, ये कंडीशन है जी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के। हम दोनों एक हुए, हमारे एक हुए, तो नीचे वाला जीरो ऊपर वाला जीरो होना चाहिए। नीचे वाला का मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो है 1 1 a 2 5 2 1 2 3, 1 1 a 2 5 2 1 2 3 की वैल्यू जीरो कर दिया, उससे मिल जाएगा ये 15 और ये मिल जाएगा 15 2 17। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? ए का वैल्यू 7 आ गया, कैलकुलेशन कर चुके हो आप। ए का वैल्यू आ गया 7, और अगर ए का वैल्यू 7 आ जाए तब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के क्या होने वाला है? 0। तो लिखो एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का मतलब है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का क्या मतलब है? 1 1 1 1, ए के बदले क्या लिख देंगे? 7, और 2 5 2, और 1 2 3 इंटू के। के का मतलब B6 3 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। चलो इसका ट्रांसपोज तो अपना रेडी है, 1 1 7 और 2 5 2 और 1 2 3 इंटू B6 3 इक्वल टू 0 0 0। यही है सीन अपना। तो पहला ही एलिमेंट में मिल जाएगा अपने को बी की वैल्यू। क्या मिल जाएगा? b प्लस 12 और प्लस 3 15। तो b प्लस 15 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आ रही? -15। तो मैंने गलत किया, मैंने गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत किया हूं।
एडजॉइन निकालना, एडजॉइन मतलब कोफैक्टर्स लिखना। ए को हटा के आप क्या कर दें, ब्लू कलर से 7 कर देते। ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो है 1 1 7 2 5 2 1 2 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, 1 का ट्रांसपोज, 1 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 4 कितना 11। चलो इसका, इस 5 का बोलो -4, इस 3 का बोलो 5 माइनस 2 -3, और इस 1 का बोलो 2 माइनस 14, इसका 3 आता है, 5 माइनस 2 3 आता है। चलो इस 7 का बोलो 4 माइनस 5 -1, इस 1 का बोलो 2 माइनस 14 -12, और ये वाला 1 का बोलो, ये वाला 1 का बोलोगे तो 6 माइनस 2 -4, और ये वाला 2 का बोलो 3 माइनस 14 -11 का +11, और वो वाले 2 का बोलो 2 माइनस 1 1 का -1, और ये वाले 2 का बोलो हैं 2 माइनस 14 -12 का साइन बदल के +12। ठीक ही बोल रही थी लड़की। इंटू के कितना है B63 इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 0 0। पहले तो इसका ट्रांसपोज लो। अच्छा इसका ट्रांसपोज मनी मन लेने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रोज होने वाला है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, 0 मिल जाएगा। ले ही लो आप, क्या ही चौकोगे। 11 -4 -1, हाँ जी ये -12 तो क्या है, इसका देखना है ना 1 का 2 माइनस में -33 आ रहा है। कोई बात नहीं। 11 -4 -1, 11 -4 -1 -33 12 3 इंटू B63 इक्वल टू 0 0 0। चलो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। 11B प्लस 11 6 जा 11B प्लस 66 माइनस इक्वल टू 0। B की वैल्यू कितनी आ रही, B की वैल्यू 3 आ रही। आपको क्या चाहिए था 2A प्लस 3B, तो 2 इंटू ए कितना 7 प्लस 3 इंटू 3 14 और 9 फर्स्ट ऑप्शन। कितने लोगों ने समझ गए बात। बहुत इजी क्वेश्चन बना। किस किस से आधा मतलब। चलो अब दूसरा सिस्टम का हेडलाइन दो, होमोजेनियस सिस्टम। If the system of equation x plus y plus az equal to b, 2x plus 5y plus 2z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 3 has infinite many solution, has infinite solution, then 2a plus 3b equal to 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनमें से कौन सही है 23 बुड़बक, 28 25 20।
आप करोगे मैं करूंगा? मैं ही करूंगा, चिंता मत करो। लेकिन पहले 2 मिनट का आप कर लो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डी मतलब कांस्टेंट 0 होना चाहिए, जिसके एलिमेंट्स x प्लस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू बी 0 प्लस 0 हैज ट्राइवल सॉल्यूशन, फाइंड ए प्लस बी। चलो इसका ट्राइवल सॉल्यूशन ए प्लस बी निकालो। ट्राइवल सॉल्यूशन सिर्फ सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम का होता है, तो इसका मतलब बी को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि बी अगर नॉन जीरो हुआ तब ये जो है ये अपना ओरिजिन से पास ही नहीं करेगा प्लेन, तो बी को होना पड़ेगा 0। क्या बी को क्या होना पड़ेगा? तो बहुत बेसिक बात है, ट्राइवल सॉल्यूशन होने के लिए बी को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो जाता है, बी डेफिनेटली 0। एंड साथ में एक और चीज होना पड़ेगा, ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए नीचे वाली चीज क्या होनी चाहिए? नीचे वाली चीज क्या होनी चाहिए? देखो इधर नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएंगे। वाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज नॉट इक्वल टू 7। तो क्या हो गया आंसर? अयो ए प्लस बी नहीं निकलेगा, फाइंड ए एंड बी। तो ए एंड बी दोनों निकल गए। बताओ आंसर क्या होने वाला है? ए बिलोंग्स टू एक्सेप्ट 7 और बी इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। एक और ले लेते हैं। सिस्टम 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, लेमडा x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, x माइनस 2 लेमडा प्लस y इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। फाइंड लेमडा। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या सीन है जी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 करो। इसका क्या मतलब? 2 3 4 लेमडा 1 माइनस 2 लेमडा 1 की वैल्यू क्या रखनी है? 0। इसे सॉल्व करके लेमडा निकालना, मिल जाएगा 2 प्लस 3 5 और 5 माइनस 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4 लेमडा, अयो माइनस 4 और माइनस 4 लेमडा, और उसके बाद मिल जाएगा प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 8 लेमडा स्क्वायर 4, ये 31 है क्या? नहीं, 4 माइनस लेमडा है माइनस 4 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे लिखेंगे 8 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा 5 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। लेमडा इक्वल टू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 16। लेमडा इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 16।